हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं थोड़ा पोजिशनली और बात करते हैं थोड़ा पीछे का भी कि मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था पीछे और आप लोगों को क्या बताया था और क्या हुआ मार्केट के अंदर। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर 17,350 से अगर हम लोग नीचे चलते हैं, नीचे रहते हैं, तो हमारे 3 टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको नीचे की तरफ। उनमें से था पहला टारगेट 16,980, ये आपका नीचे पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था 16,650 यानी 640, और तीसरा तकरीबन नीचे और मैंने आपको बताया था 16,300 के आसपास। तो ये 3 टारगेट्स अभी भी मार्केट के ओपन हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ अगर चलना चाहे तो वहाँ तक आ सकता है मैक्सिमम। तो इससे बड़ी गिरावट के बारे में हम बाद में फिर बात करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं मैं आपको लगातार पीछे टॉप और बॉटम बताते हुए आ रहा हूँ, और थोड़ा सा कसर ऊपर रह गया था। अभी पीछे अगर थोड़ा और चला जाता तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोल देता कि ये बाज़ार का टॉप हो गया है। तो लेकिन आपको याद होगा, मैंने निफ्टी पर तो आपको बताया था कि ऊपर थोड़ी सी कसर रह रही थी। 38,150 से लेकर 350 तक मैं उम्मीद कर रहा था कि निफ्टी को आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने टारगेट अचीव कर दिए थे, और मैंने आप लोगों को वहाँ पे बता भी दिया था उसके बारे में कि ये यहाँ पे इसने अपना पोजिशनल टारगेट था उसको अचीव कर लिया है, और नए ऑल टाइम हाइज लग गए थे। और मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी समय वहाँ पे सेल पोजीशंस भी क्रिएट किए थे बैंक निफ्टी के ऊपर, और अपने क्लाइंट्स को भी बताया था कि यहाँ पे और आप लोगों को भी बताया था कि यहाँ पे थोड़ा आप पोजीशंस को यानी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है वहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। तो जिन लोगों ने नीचे बाय किया था उनके टारगेट्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो माल अपना लिक्विडेट करेंगे, छोड़ेंगे। तो ऐसा ही हुआ बाज़ार के अंदर, और आपने देखा कि बैंक निफ्टी वहाँ से काफ़ी अच्छी नीचे की गिरावट मिली। और मैंने आपको नीचे के सपोर्ट्स बताए थे कि कहाँ पे सपोर्ट है। तो जब 41,800 समथिंग 30-50 के आसपास के हाई लगे थे, तब मैंने आपको बताया था कि अब नीचे जो सबसे मेजर जो सपोर्ट रह जाता था वो 39,425 था। अगर वहाँ से नीचे चलेंगे तो मैंने आपको बताया था 38,765 से 375 ये एरिया रहेगा सपोर्ट का। और अगर हम उससे भी नीचे जाते हैं तो 37,700 तक नीचे मतलब वहाँ पे आ सकता है, और वो आपका सपोर्ट एरिया है। तो हमने तकरीबन 37,000 के आसपास के लोज किए हैं। 37,385 का लो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो सॉरी, बिल्कुल 37,386 समथिंग का लो बना हुआ है निफ्टी के ऊपर। तो आपने देखा कि मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन भी कर लिया अगर देखा जाए तो। और मेरा मानना है कि अब ये शायद हो सकता है मे बी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ये जो लोज बने हैं ये हमारा बॉटम हो गया हो, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर ये नहीं टूटते हैं तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि आज मैं फिर से आपको मतलब एक तरह से बॉटम बता रहा हूँ मार्केट का, कि हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि ये जो हमने निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर लोज बनाए हैं ये अब आगे ना टूटें। तो आप इन लोज का स्टॉप लॉस डालकर अगर आप चाहें तो इनको अपना ये जो भी पॉइंट्स हैं लो बने हैं निफ्टी पर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ तकरीबन 16,747 का लो बना है। तो आप चाहें तो इसको अपना स्टॉप लॉस समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर ये नहीं टूटेगा नीचे की तरफ तो, हालांकि मैंने आपको बताया भी है नीचे अभी 2 टारगेट और भी बाकी हैं मार्केट में, वो आ सकते हैं अभी। लेकिन अगर नहीं आना चाहें तो वो नहीं भी आ सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी कहीं पे लिखा नहीं है कि वो आएगा ही आएगा और अभी आएगा, वो बाद में भी आ सकता है। अपने आप को बाद में भी उसके लिए रख सकता है थोड़ा। तो फिलहाल अभी आप ये जो लोज हैं इनका स्टॉप लॉस डालकर किसी भी डिप के अंदर कोई भी गिरावट अगर आपको मिलती है तो आप बाय करके चल सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये अगेन वापस से हो सकता है कि हमारे बॉटम बन गए हों और आगे आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ मार्केट दिखाई दे। तो हालांकि मैं बहुत बड़ी तेज़ी की भी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। मैं निफ्टी का अगर ये जो लो बना है 16,747 का,
अगर मैं इसको लो पकड़ता हूँ और अपना स्टॉप लॉस मानता हूँ तो मैं नीचे आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी गिरावट के अंदर 16,800 तक बाय करके चल सकते हैं। 16,880 अगर आता है तो आप वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 16,800 आता है तो भी आप वहाँ पे बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। और मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था नीचे कि यहाँ पे, और आप लोगों को भी बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने बोला था कि नीचे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बाय करके चल सकते हैं नीचे से। और आप लोग भी अगर अगर मौका छूट गया है तो फिर भी आपको एक बार मौका मिल सकता है। आप आराम से किसी भी गिरावट में बाय करके चलें। और ये जो लोज लगे हैं, इन लोज का निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपना स्टॉप लॉस डाल के और बाय करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी को आप 37,700 तक बाय करके चल सकते हैं। और निफ्टी को मैं बात करूं तो आप 16,800 तक बाय करके चल सकते हैं। थोड़े से अगर आप एग्रेसिव हैं और नहीं मिस करना चाहते हैं बिल्कुल भी, तो आप अगर आप चाहें तो 16,880, 16,980 ये भी सपोर्ट के लेवल से रहेंगे। तो आप 880 के आसपास पे भी आराम से फ्रीली बाय करके चल सकते हैं। बस रिस्क अपेटाइट आपका यही रहेगा कि आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस ये रखना पड़ेगा। 750 के आसपास जो हमारे लोज हैं ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप बाय पोजीशंस क्रिएट करके चल सकते हैं। और ऊपर में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो मेरा मानना है तकरीबन 17,400 के आसपास के आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम 17,400 से ऊपर सस्टेन करते हैं तो उस कंडीशन में आप 17,350 पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और तकरीबन आपको 17,700-800 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर कुछ और बेहतरीन अगर होता हुआ नज़र आता है तो मेरा मानना है कि आप 18,000 तक के भी अपसाइड यहाँ पे आप देखने को आपको मिल सकता है। तो तकरीबन 17,945 से लेकर 18,000 के आसपास के आपको ऊपर अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नीचे मैंने आपको पोजिशनली बता दिया है आपको कि आप यहाँ पे नीचे से बाय लेकर चल सकते हैं। और ऊपर आपको 18,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। 3 स्टेप में अगर आपको मैं 3 टारगेट अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपका पहला टारगेट हो जाता है 17,400 का, 17,400 का पहला टारगेट हो जाता है ऊपर की तरफ। और दूसरा टारगेट आप रख सकते हैं तकरीबन 17,700 के आसपास। और तीसरा टारगेट तकरीबन आप 18,000 पे रख सकते हैं। ये आपके 3 टारगेट हो जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 37,700 पे अगर आप बाय करते हैं तो 39,400 का आप टारगेट रख सकते हैं। 39,400 450 से अगर ये ऊपर चलता हुआ दिखता है तो फिर उस कंडीशन में आप यहाँ पे 39,425 से लेकर 400 के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको 3 सपोर्ट्स बता दिए हैं। ये आपके अभी परमानेंट ही रहने वाले हैं। अभी निकट भविष्य में ये 3 सपोर्ट आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे। इनमें अगर मैं 2 महत्वपूर्ण सपोर्ट्स की बात करूं तो वो है आपका, एक तो 39,425, जब हम उससे ऊपर चलेंगे तो आप 39,425 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर मैं उससे नीचे की बात करूं तो तकरीबन 37,700 पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बैंक निफ्टी के 2 सपोर्ट्स काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया कि टारगेट आपको यहाँ पे ऊपर अच्छे से मिल जाएगा। 39,425 से ऊपर चलेंगे तो आप फिर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 41,500 के आसपास के भी फिर से अपसाइड देखने को मिल जाए। अगर वहाँ से अगर हम और ऊपर चले तो फिर बाद में बात कर लेंगे, आगे का अपडेट मैं आपको बाद में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी मैंने आपको पोजिशनली यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं बाहर के बाज़ारों पे, डाउ जोन्स पे, कि डाउ जोन्स किस तरह से काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी शेयर किया, यहाँ पे पहले भी बात की आपको कि डाउ जोन्स पे तकरीबन 29,450, अगर ये आपका फ़िलहाल मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पे कि एक ये हर्डल रहेगा 29,450 के आसपास। और अगर उससे ऊपर की बात करूँ तो 29,855, इस पे आपको बहुत ही विशेष तरह से आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ कर चलें इस लेवल को। कोई भी तेज़ी निफ्टी की हो या हमारी यानी इंडियन मार्केट की हो या वर्ल्ड मार्केट में कहीं पे भी तेज़ी की बात अब हम तभी आप फ्रीली, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि फ्रीली तेज़ी की बात केवल तभी स्टार्ट करेंगे हम लोग जबकि हम डाउ जोन्स को ऊपर तकरीबन 29,855 से ऊपर
सस्टेन करता हुआ देखें। अगर ये पहला पॉइंट है 29,855, ये पहला एक तरह से मेरा मानना है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, टफ रेजिस्टेंस है, कि मतलब एक छोटी उम्मीद शुरू हो जाती है कि आप 29,855 से ऊपर चलें तो आप बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक और ऊपर दूसरा जो इम्पोर्टेंट हर्डल मान के चलें आप उसको भी, तो वो तकरीबन है 30,630 के आसपास या 430 है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तकरीबन 30,430 के आसपास ही है। मैं अभी क्योंकि समय नहीं है थोड़ा सा, तो फिर अभी टाइम लग जाएगा ओपन करते करते, तो मैं आपको उसमें पे बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन है वो 30,430 या 630 के आसपास है। मैं आपको फिर से दोबारा अगले वीडियो में वो लेवल बता दूंगा। तो दूसरा हर्डल तकरीबन वहाँ पे है 30,430 से 630, ये मान के चले आप कि अगर उस लेवल से ऊपर चला तो फिर मैं आपसे ये पूरी तरह से कह सकता हूँ कि बाज़ार के अंदर कोई मंदी नहीं आएगी। वो अगर वो लेवल क्रॉस हो जाता है तो कोई मंदी वंदी सब खत्म हो जाएगा आपका, अगर उस लेवल से ऊपर चढ़ा तो ये दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बता दिए अभी डाउ जोन्स पर 29,855 और 30,430 आप फिलहाल ये मानकर चलिए, ठीक है, या 530 कर लीजिए, दोनों के बीच का ले लेते हैं तो 30,530 समझ लीजिए। तो ये 30,530 और 29,855 ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, इनके ऊपर थोड़ा नज़र रखिएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रूड के ऊपर बात कर लेते हैं शुरुआत में। चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम सीधे पहले डॉलर इंडेक्स से। तो डॉलर इंडेक्स पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, तो देखिए डॉलर इंडेक्स पे मैंने आपको बताया था 114.15 के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं, और 114.15 से अगर हम लोग और ऊपर चलते हैं, जिसकी संभावना भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि अभी डॉलर इंडेक्स थमने का हो सकता है, थमने की कोशिश ना करे और वो और मजबूत हो यहाँ पे। तो डॉलर इंडेक्स अगर और ऊपर मजबूत होना चाहे तो फिर मेरे को अभी ऐसा लगता है कि ऊपर 123 तक आ सकता है डॉलर इंडेक्स। तो 123 आप इसका टारगेट समझ कर चलें। अभी मुझे थोड़ा वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी अच्छी खासी तेज़ी वहाँ पे और भी बन सकती है। अब उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या इफ़ेक्ट होंगे, वो आप भी थोड़ा कयास लगा सकते हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि डॉलर इंडेक्स अगर और मजबूत होगा तो बाकी करेंसीज और थोड़ी सी वीक होंगी, और अगर वो और वीक होती हैं तो फिर मतलब उसके इफेक्ट बहुत सारे कुछ होंगे। अर्थशास्त्री तो मैं हूँ नहीं अनरजिस्टर्ड अनसर्टिफाइड से भी से मतलब अनसर्टिफाइड एक एनालिस्ट हूँ, तो मेरी समझ के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा माहौल और थोड़ा ख़राब हो सकता है। अगर करेंसीज पे बात करें तो डॉलर इंडेक्स और थोड़ा मजबूत हो सकता है, और अगर ये डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा तो फिर मुझे एक चीज़ और जो मेरे को समझ में आती है वो यही आती है कि कमोडिटीज़ के भाव और थोड़े से गिरेंगे। तो जब तक कमोडिटीज़ के भाव नहीं गिरेंगे तब तक तो फिर मतलब ये जो जिसकी वजह से अभी सब कुछ चल रहा है, मतलब कि जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने के लिए जो बात कर रहे हैं, तो वो फिर कैसे होगा। तो फिर मेरा मानना यही है कि अभी ये काम नहीं हुआ है तो कमोडिटीज़ के भाव अभी और कम किए जाएंगे। तो वो कम ऐसे ही होंगे कि जब थोड़ा डॉलर इंडेक्स और मजबूत होता हुआ दिखेगा। मतलब ये इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूँ इस चीज़ों से, तो ऐसा जो मेरी समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। तो कमोडिटीज़ के भाव और गिरेंगे। तो कमोडिटीज़ में फिर कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर पे भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया ही है कि आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है कॉपर के अंदर। तो कॉपर में फ़िलहाल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले तो अभी पिछले लास्ट वीक बोला था 637 का स्टॉप लॉस डाल के आप बेच कर चल सकते हैं। मेरे ख्याल में उस समय 625-30 के आसपास चल रहा था शायद। तो वहाँ से अभी ये वापस से थोड़ा सा रिकवर कर लिया इसने, थोड़ा से वापस ऊपर आ गया है, और मैं देख पा रहा हूँ इसकी क्लोजिंग अभी 645 की है। लेकिन किसी भी अपसाइड के अंदर मेरा मानना यही है कि अभी इसको बेच के चला जा सकता है। 685 तक के भाव, 680, 85, 84 यहाँ तक भी आप इसको सेल करके चल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है अभी फ़िलहाल यहाँ पे। लेकिन इतनी ऊपर, ये तो मैं केवल आपसे पोजिशनल नज़रिया शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये कोई
छोटी मोटी ट्रेडिंग की सलाह नहीं है। तो अगर 685 की तरफ आएगा तो फिर बाई भी करके चला जा सकता है। तो उस बाई करने के लिए आपका क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए? तो फिलहाल तो मेरे को यही लग रहा है जब 637 से ऊपर आ गया है तो आप 636.50 का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे बाई पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 685 के लिए प्ले करना चाहता है इसको, तो आप चाहें तो फिर थोड़ा सा बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको 2 स्टॉप लॉस बताता हूँ यहाँ पे कि 2 स्टॉप लॉस कौन से रह सकते हैं आपके। तो एक तो यही हो गया आपका 636.50। 636.50 से नीचे मैं आपसे फिर अगेन वापस आपको बोल रहा हूँ कि क्लियर कट सेल रहेगा। जो लोग सेल करना चाहते हैं वो फिलहाल 650 का स्टॉप लॉस डाल के भी बेच कर चल सकते हैं। अगर 650 से ऊपर चढ़ जाता है ऊपर, तो फिर उस कंडीशन में आप 649 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं और ये ऊपर आपको 680 तक देखने को मिल सकता है। 685 क्रॉस होगा कि नहीं होगा फिर वो हम बाद में देखेंगे, करता है कि नहीं करता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा मानना यही है कि अभी इसको किसी भी राइज के ऊपर बेचकर चला जा सकता है, भले ही चाहिए 700 आ जाए तो भी आप इसको बेचकर चल सकते हैं। तो लेकिन अगर 700 आने के लिए तो पहले 50 रुपये चढ़ना पड़ेगा इसको, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? तो बेचने वालों के लिए व्यू ये है कि आप 649 का स्टॉप लॉस डाल के बाई कर सकते हैं। सॉरी, खरीदने वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जो लोग खरीद कर काम करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 स्टॉप लॉसेस कौन से रह सकते हैं? एक रह सकता है 636.50 और दूसरा रह सकता है 649 रुपये, 649। ये बाय करने के लिए आप 649 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं या फिर नीचे 636.50 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं। और सेल करने वाले 649 रुपये से नीचे आप इसको सेल करके चल सकते हैं। 650 का स्टॉप लॉस डालना है और अगर 636 से नीचे चलता है तो आप 637 का स्टॉप लॉस डाल के बेचकर चल सकते हैं। तो ये आपको नीचे क्या मिल सकता है? मैंने आपको पहले बताया था 600 रुपये के आसपास के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे और अगर 601 का जो लो बना था अगर वो टूटता है तो फिर 520 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे पोजिशनली नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा व्यू है इसके ऊपर कॉपर पे। अब बात कर लेते हैं क्रूड की। तो क्रूड पर मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पे ये पहुँच गया है फिलहाल। तो यहाँ पे एक बाउंस बैक भी डिनाई नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक भी आ सकता है अगर आना चाहे तो किसी भी गिरावट में 6400 6420 के आसपास तक अभी आप इसको बाय लेकर चल सकते हैं। अब मैं अगेन फिर से बाय करने और सेल करने वालों के लिए दोनों के लिए अपना व्यू बताता हूँ कि अगर जो व्यक्ति बाय करना चाहता है तो फिर उसको कौन से 2 स्टॉप लॉसेस लगाने हैं और अगर किसी को ये सेल करना है तो फिर कौन से 2 स्टॉप लॉसेस लगाकर आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है तो फिर यहाँ से एक छोटा पुल बैक आ सकता है और उस पुल बैक के अंदर ये तकरीबन मेरा मानना है कि ऊपर में तकरीबन 6800 तक 6850 तक देखने को मिल सकता है तकरीबन। और तो फिर उस कंडीशन में बाय करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें? तो मैं आपको 2 स्टॉप लॉस बताता हूँ। एक है 6540 का, या तो आप 6540 से ऊपर जब ये रहे तो आप 6540 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं या फिर किसी भी डिप में आप इसको तकरीबन 6300 तक भी वैसे तो शुरुआत कर देनी चाहिए आपको। 6400 6420 के आसपास से ही बाय पोजीशन लेना, लेकिन अगर फिर भी अगर नीचे अगर थोड़ा बहुत आता है तो यानी 6420 से लेकर आप इसको 6300 तक बाय करके चल सकते हैं। नीचे आप अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 6290 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप इसके अंदर। 6290 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाय करके चल सकते हैं। ये 2 स्टॉप लॉसेस हो जाते हैं आपके कौन कौन से? एक तो हो जाता है सपोर्ट का लेवल, 2 सपोर्ट मतलब कौन से हो गए? एक हो गया 6540 और दूसरा हो गया आपका 6290। तो ये ही पॉइंट रहेंगे आपके स्टॉप लॉसेस के भी। तो ये 2 पॉइंट पे आप चाहें तो अगर इन भाव से ऊपर सस्टेन करता है तो आप ये 2 स्टॉप लॉसेस डाल के यहाँ पे बाय पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर में तकरीबन आपको 6850 तक देखने को मिल सकता है। 6850 जाता है तो वहाँ पे आप 6850 से ऊपर का कोई भी मतलब 6840 से नीचे रहे तो आप बेच दीजिए। 6850 से ऊपर का एक स्टॉप लॉस डाल के 6840 तक बेचकर चला जा सकता है। अगर इसके अंदर कोई बड़ी गिरावट शुरू होती है, जिसकी संभावना भी मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि भाई अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा और कमोडिटीज़ के भाव गिरेंगे
और इकोनॉमी में मंदी अगर रहने वाली है तो फिर क्रूड निश्चित रूप से गिरेगा, और वो गिरेगा तो फिर बहुत ज़ोर से गिरेगा, और बहुत ज़ोर से गिरेगा तो तकरीबन मैंने आपको यहाँ पे नीचे के लेवल्स बताए थे कि 5200 आपको देखने को मिल सकता है, और अगर और भी नीचे आना चाहे तो 4700 रुपये तक भी आ सकता है। 4700 रुपये, 4300 रुपये, 4500 रुपये, वहाँ तक भी क्रूड नीचे आ सकता है। तो एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है क्रूड के अंदर। तो बेचने वाले क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, तो आप 6850 से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के किसी भी राइज में आप बेच कर चल सकते हैं। और ये टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं नीचे, ये आपको तभी मिलेंगे जब नीचे 6850 से नीचे रहे, नीचे आपको 6550 से नीचे देखने को मिलता रहे लगातार, और या फिर नीचे तकरीबन 6300 से नीचे देखने को मिलता रहे लगातार। अगर ये 3 पॉइंट हैं आपके, अगर इन 3 पॉइंट से नीचे अगर ये रहता है तो आप ये समझ कर चल सकते हैं। मैं पोजिशनल सेल करने वालों के लिए बात कर रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं 6850, 6550, 6300, अगर इन 3 पॉइंट से लगातार आपको ये नीचे देखने को मिलता है तो आप चाहें तो यहाँ पे बेच कर चल सकते हैं। नीचे आपको तकरीबन 5200, 4700 और 4300 के आसपास तक आपको ये पोजिशनली देखने को मिल सकता है। इतनी गिरावट भी इसके अंदर आ सकती है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस पे मुझे यहाँ पे अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पे तेज़ी बनी रहेगी और किसी भी डिप में इसको बाय करके चला जा सकता है। यहाँ पे भी आपको ऊपर में तकरीबन 630-35 के लेवल तो आसानी से ही देखने को मिल जाएंगे। नीचे 530 पे खरीदते हैं तो 630 पे आराम से बेचने को मिल सकता है आपको। तो नेचुरल गैस पे अभी बाय पोजीशंस रखी जा सकती हैं, जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया नेचुरल गैस पे, और बाकी का छोड़ देते हैं। वैसे एल्युमिनियम, जिंक वगैरह वगैरह वाला कि मैं आपको सब उन सब पे गाइड कर सकता हूँ। अगर आपको उनमें काम करते हैं अगर आप लोग, तो अगर आप पूछना चाहें तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं करेंसी की। करेंसी तो और थोड़ा वीक होगा, और मतलब वीक होता रहेगा छोड़ देते हैं बात उन चीज़ों को कि किसी ने क्या बोला था क्या नहीं बोला था, तो छोड़ देते हैं उसको। तो ये मैंने आपको बता दिया इनके ऊपर, और अब कुछ बच गया है तो एक बार और चेक कर लेता हूँ। मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी बता दिया है। विक्स का भी पोजीशनिंग एक बार चेक कर लेते हैं कि इंडिया का विक्स क्या कह रहा है अभी। तो आपको वैसे याद होगा मैंने आपको बोला था 24 से ऊपर नहीं जाएगा, ये 24 पे अटकेगा। हालांकि स्पाइक ज़रूर मार सकता है, 30 तक भी आ सकता है स्पाइक। अगर ये मारता है ऊपर की तरफ तो मैं मान के चलता हूँ कि 30 तक भी ये स्पाइक मार सकता है। लेकिन 24 से ऊपर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे इस बात को कि ये 24 से ऊपर सस्टेन करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, और नीचे 17 से नीचे भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और 17 का लेवल मेरा आपको आज का बताया हुआ नहीं है, मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले ही बताया था कि 16-17 की अगर कोई विक्स के अंदर अगर आपको नीचे डाउनफॉल मिलती है तो आप उस लेवल पे विक्स को बाय करके चल सकते हैं। वीडियो आपके पास में पड़ा हुआ है, और किसी सज्जन को अगर याद हो तो यहाँ पे कमेंट करके भी बताएं कि मैंने आपको बोला था कि नहीं, कि 16-17 के विक्स को बाय करके चल सकते हैं आप। और ऊपर में तकरीबन आपको 24 के आसपास पे रेजिस्टेंस रहेगा। 30 भी आ सकता है अगर आना चाहे तो, उसमें कोई दोहराई नहीं है, वहाँ तक आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको विक्स भी यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंड करा दिया है। कुछ और बचता है, एक बार बॉन्ड यील्ड भी देख लेते हैं, बॉन्ड यील्ड पे क्या हुआ है। तो बॉन्ड यील्ड भी 3.9 का हाई लगाकर 4 पॉइंट तक पहुंच गई है। ठीक है ना, तो 4 का बॉन्ड यील्ड पहुंच गया है। और आपको याद है कि मैंने आपको बताया है कि ये प्रोसेस यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये भी टॉप बना लेगा। हालांकि आप इसमें भी थोड़ा और भी तेज़ी देख सकते हैं। ये 5.6 तक, 5.2 से लेकर 5.6 तक भी मैं मान के चलता हूँ कि ऊपर आ सकती है। अभी आ जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन आना चाहे तो आ सकता है। अगर अभी नहीं आएगी तो फिर कब आएगी। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है। मे भी चांसेस हैं कि अभी ये एक महीने और भी ऊपर चले जाए, और ये जो ऊपर 5.2 से 5.6 का जो मैंने आपको बताया है वहाँ तक भी आ जाए।
तो चांस तो है, अगर मान लीजिए अगर डॉलर इंडेक्स बहुत ज़ोर से बढ़ेगा, कमोडिटीज़ गिरेंगी और करेंसीज़ गिरेंगी बाहर की, दूसरे कंट्रीज़ की, अमेरिका को छोड़ के, तो फिर ये डॉलर इंडेक्स भी 5.2 से 5.6 तक आ सकता है। तो यहाँ पे भी मेरे को ऐसा ही नज़र आ रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की, कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो गोल्ड पे थोड़ा रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, तकरीबन 50,000, 50,000, 51,000 के आसपास तक। तो 51,000 पे इस पे रेजिस्टेंस आ रहा है तकरीबन, और 49,000 के आसपास पे सपोर्ट आ रहा है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा 2,000 पॉइंट के अंदर ही ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है गोल्ड। और गोल्ड पे भी मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है गोल्ड के अंदर पोजिशनली, आप फिज़िकली बाय करना चाहते हैं या गोल्ड सिल्वर की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों की कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड सिल्वर को यहाँ पे नीचे इन लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं आप। यहाँ पे आप इसको 49,000 पे भी ले सकते हैं, 48,000 तो भी अच्छा मौका है बाय करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए। आप मेरे वर्ड्स यहाँ पे भी नोट कर लीजिए आज की तारीख में, कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे इन लेवल्स पे। और मैं आपको क्लियर कट ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति गोल्ड और सिल्वर में जो भी काम करने वाले हैं, अगर वो पोजिशनली साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का अगर कोई नज़रिया है अगर किसी का, तो आप चाहें तो यहाँ इन लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बॉटम है गोल्ड सिल्वर का। 52,000 तक आप सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं, और 49,000 से 48,000 तक, या जो भी भाव अगर आपको मिल जाए, 1,000 2,000 की क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो ये आप बाय लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया आगे आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो अब 1 लाख का होगा कि नहीं होगा वो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ आपको कि 60,000 से ऊपर आपको गोल्ड के भाव ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। और उम्मीद तो आप कर ही सकते हैं कि लाख रुपए भी गोल्ड आपको देखने को मिल जाए, अच्छा खासा महंगा होता हुआ दिखे गोल्ड भी। इन्वेस्टमेंट बतौर मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, इन लेवल्स पे गोल्ड सिल्वर दोनों को बाय किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताने की कोशिश की है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी, सब कुछ बताने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप कुछ भी स्टॉक स्पेसिफिक या आप मार्केट को लेके या किसी भी तरह का अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, तो आप चाहें तो यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लोगों का पोर्टफोलियो भी हैंडल करता हूँ, तो अगर आप लोग में से कोई इंटरेस्टेड है पोर्टफोलियो हैंडल कराने के लिए, या मेरी एडवाइस से ही आपको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे भी इतना पैसा नहीं मिल सकता। फिक्स डिपॉजिट कराइए, चाहे SIP कीजिए। SIP भी मैं मानता हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं या कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे भी 14-15% से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस बाज़ार के अंदर करते हैं तो 30% की तो मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि 30% तो अश्योर कर सकता हूँ कि आपको आराम से साल दर साल रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन नज़रिया आपका लंबा ही होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आपके स्टॉक्स डबल भी होंगे, बहुत जल्दी होंगे। साल भर में भी डबल हो सकते हैं, 2 साल में भी हो सकते हैं, 3 साल में भी हो सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ और मेरे साथ अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ दूंगा। अगर आप यहाँ पे मेरे कुछ पुराने, अगर जो मैंने अभी आपके लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं, इसी मंच पर शेयर किए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, उनमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ, जिक्र कर देता हूँ। तो उनमें से एक महाराष्ट्र सीमलेस था जो मैंने आप लोगों के साथ रिकमेंड किया था। तकरीबन 500 रुपये से नीचे के भाव थे, और अभी वो मैं देख रहा हूँ 850 रुपये के आसपास मैंने देखा है उस काउंटर को चलते हुए। तो आप समझ सकते हैं एक सिंगल स्टॉक, ये तो मैंने आपको केवल एक सिंगल स्टॉक बताया है, ऐसे बहुत सारे और भी काउंटर हैं। बासफ है, कमिंस है, सिमंस है। मैंने बहुत नीचे के लेवल्स पे अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कराए थे, इन्वेस्टमेंट करने को सलाह किया था। एस्कॉर्ट्स है, 530 रुपये के आसपास पे बाय था, मैंने जब रिकमेंड किया था ये
ये 2019 की जो घटना हुई थी कोरोना काल के अंदर, उस समय के आसपास की बात कर रहा हूँ। मेटल्स के अंदर मैंने टाटा स्टील रिकमेंड किया हुआ है 350 रुपये के आसपास, सीमेंस रिकमेंड किया हुआ है तकरीबन 800-900 रुपये के आसपास, और इसके अलावा कमिंस रिकमेंड कर रखा है 250-300 रुपये के आसपास, 300-350 के आसपास। और भी बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं, और आप देखिए वो काउंटर्स 2-2, 3-3 साल के अंदर 2 गुने से ज़्यादा, 3 गुने से ज़्यादा, 4-4 गुना वो काउंटर्स हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे ही कुछ अच्छे आइडियाज़ चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत सारे काउंटर्स हैं मेरे पास और हर समय होते हैं। बाज़ार के अंदर कोई दिन नहीं होता है, कोई मुहूर्त नहीं है बाज़ार के लिए कि आप कब इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने में आपकी मदद करूं, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ीस मैं उसके लिए चार्ज नहीं करता हूँ। 3000 रुपये मंथली ओनली मेरा फ़ीस है। तो अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।